हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग फिफ्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था बेसिक गैस लॉ एंड बेसिक गैस लॉ में सारे थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फोर्थ लेक्चर तक। स्टार्टिंग हम लोग बात किए थे, इंट्रोडक्शन देखे थे आपके थर्मोडायनेमिक्स का, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में डिस्कस किए थे। फिर कुछ हम लोग थ्योरी देखे थे, कुछ हम लोग थ्योरम देखे थे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, सिस्टम के बारे में पढ़े, सराउंडिंग के बारे में पढ़े, बाउंड्री के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग बात किए टेम्परेचर के बारे में। इसके अलावा उसके बाद हम लोग बात किए जीरोथ लॉ के बारे में, जो कि कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है टेम्परेचर का जीरोथ लॉ से ही। तो हम लोग का ये सभी चीज जो है ना, यानी बेसिक गैस लॉ एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट थ्योरी हो चुका है फोर्थ लेक्चर तक। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो भी आपका जितना मैं थ्योरी अभी तक पढ़ाया हूं उससे कहां कहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। खासकर जीरोथ लॉ से आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर के बाद हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल ही बनाने वाले हैं। तो आज भी मेरा गला थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा रफ साउंड आ रहा है, तो आप लोग बेयर कर लेना। जैसे मैंने कहता हूं, अभी तक मैंने थोड़ा एनर्जेटिक रहा, लेकिन अब मैं आवाज़ को थोड़ा स्लो कर लूँगा ताकि आप लोग को क्लियर सुनाई दे। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में भी कि जब आपका गला खराब होता है तो आप जोर से अगर बोलते हो तो गला और फंसने लगता है, आवाज़ और फंस के आता है। तो क्लियर आपको सुनाई देगा, इसके लिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट आप लोग को थ्योरी और समझाना है जो प्रीवियस लेक्चर में मुझसे छूट गया, या फिर अगर उस तरह का क्वेश्चन आएगा तब तो मैं क्वेश्चन में डील कर ही दूंगा, लेकिन पहले भी बता देता हूँ। वो क्या था, हम लोग बात किए थे कुछ टेम्परेचर का, जब पढ़े थे तो टेम्परेचर स्केल के बारे में बात किए थे, जिसमें डिग्री सेल्सियस था, केल्विन था, रैंकाइन था, राइट। ये सभी हम लोग का स्केल, अलग अलग स्केल देखे थे, फ़ारेनहाइट भी था। तो इन सभी स्केल में अगर आप बोलेंगे सर जी डिग्री सेल्सियस अगर मेरा है एक स्केल टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का, तो भाई डिग्री फ़ारेनहाइट को क्यों बनाया गया, केल्विन को क्यों बनाया गया, रैंकाइन को क्यों बनाया गया, और अगर इन सभी को बनाया गया है तो क्या कोई न्यू टेम्परेचर स्केल बना सकता है? बिल्कुल, आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई न्यू टेम्परेचर स्केल है, उसमें आइस पॉइंट कुछ और ले लेगा एंड आपका जो स्टीम पॉइंट होता है वो कुछ और मान लेगा, वो कुछ भी मान ले उसका मन। जैसे डिग्री सेल्सियस में हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री में होता है। एंड जो आपका स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ वेपर होने लगता है मेरा वाटर, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक न्यू आप टेम्परेचर स्केल बनाओगे, उसमें आप ये मानोगे कि मेरा 40 डिग्री, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस ना बोल के कुछ और बोल रहे हो, 40 डिग्री पी, 40 डिग्री एन, उसमें हम 0 के बराबर का है, मतलब मेरा जो आइस पॉइंट है वो 40 डिग्री में होगा एंड 500 में होगा मेरा क्या, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, अपना मर्जी यानी कि स्टीम पॉइंट। तो आप अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको बस ये बताना पड़ेगा कि डिग्री सेल्सियस के साथ वो मेरा कैसे रिलेट करता है, मतलब आप कितना को माने हो फ्रीजिंग पॉइंट और कितना को माने हो स्टीम पॉइंट, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये बता दिए तो हम लोग कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि समझना, मान लीजिए आपने एक न्यू टेम्परेचर स्केल बनाया एंड मान लीजिए मेरे नाम से बना दिया, मेरा मन किया कि एक टेम्परेचर स्केल बनाए हम, तो बना लिए उत्तम, जैसे उत्तम टेम्परेचर स्केल, तो हम मान लिए क्या यूटी स्केल एस, यूटीएस, यानी कि उत्तम सर आपका क्या बना दिए, उत्तम सर टेम्परेचर स्केल यानी यूटीएस, या फिर उत्तम टेक्निकल कुछ भी आप मान लो, उत्तम टेम्परेचर स्केल, ये मैं लिख देता हूँ आपको पता चले यूटीएस क्या लिख दिए, उत्तम टेम्परेचर स्केल। ये मैंने एक न्यू टेम्परेचर स्केल बनाया। अब मेरा मन किया कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, लेट सपोज कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से, और 0 मान लिए क्या हम लोग आइस पॉइंट को, इसी को हम लोग आइस पॉइंट मान लिए एंड हम लोग इसको बढ़ाते गए, जैसे यहाँ से मान लो 20 आएगा, यहाँ कहीं 50 आएगा, यहाँ कहीं 100 आ जाएगा, यहाँ कहीं 1000 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग 1000 को माने कि 1000 जो है ना, दिस इज माई स्टीम पॉइंट, इसको हम लोग मान लेंगे क्या कि ये मेरा है स्टीम पॉइंट,
मेरा मन, हम कुछ भी माने। बिल्कुल आप 1000 ना मान के 5000 भी मान सकते हो। और जो मैंने 0 से स्टार्ट करा है इसको आप 40 से करो, नेगेटिव ले जाओ, आपकी मन, कुछ भी करो। लेकिन अब ये जो हम माने हैं दैट इज योर यूटीएस है, ये उत्तम टेक्निकल स्केल है, यूटीएस स्केल है ना, यूटीएस स्केल है। लेकिन अब डिग्री सेल्सियस स्केल में इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो नीचे हम लोग लेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस स्केल, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल। तो इसमें मुझे पता है कि भाई फ्रीजिंग जो होता है मेरा आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। एंड मेरा अगर बात करेंगे स्टीम पॉइंट कहाँ होता है, तो 100 में होता है। तो यहाँ हम लोग लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेरा 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू है मेरा 1000 यूटीएस। एंड मेरा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर है मेरा 0 डिग्री यूटीएस के। अब इससे मैं कंपेयर करके कन्वर्ट करके आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ कोई भी स्केल पे। समझ आया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो रिलेशन बस बैठाना चाहिए आपको, बस जो कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करा हूँ। अब चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। और देखो क्वेश्चन देख के ना आप लोग डरना नहीं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा जो दिया जाता है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, देख के बच्चा डर जाता है। और यही टारगेट रहता है एग्जामिनर का कि बच्चा को डरा दे। लेकिन एक्चुअल में जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बोल रखा है, द रेजिस्टेंस इन अ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 100 ओम। मतलब बोल रहा कि कोई वाइंडिंग है, कोई वायर का वाइंडिंग किया गया है, उसमें रेजिस्टेंस जब मेजर किया गया तो कितना मिला, 100 ओम मिला। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो मिला R1 वो मेरा कितना है, 100 ओम है अभी। ठीक है भाई, एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। और उस टाइम पे रूम टेम्परेचर कितना था, रूम का टेम्परेचर था मेरा 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैं बोलूँगा T इक्वल टू मेरा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन ऑपरेटिंग एट अ फुल लोड अंडर स्टेडी कंडीशन। यानी कि जब इसको ऑपरेटिंग हम लोग फुल लोड में करते हैं, ऑपरेशन यानी कि उसको चलाया जा रहा है, जो भी चीज़ किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है फुल लोड कंडीशन पे, उसके बाद हम लोग मोटर को बंद कर देते हैं। ये जो भी चीज़ लाया गया है उस मोटर को जो चलाया गया उसको बंद कर दिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 120। समझ आया, यानी कि जब मोटर बंद हो गया उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस चेक किया गया, इस बार रेजिस्टेंस मेरा कितना मिला, यानी R2 मिला मेरा 120 ओम। ओम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये ओम है, ओम को ऐसे दिखाया जाता है सिंबल से। तो इतना मिला। तो बोला गया था वाइंडिंग आज मेड ऑफ कॉपर वायर एट अ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय दिस। तो आपको ये बोला गया कि बताइए T2 कितना होगा। ये T1 था तो T2 मेरा कितना होगा वो आपसे सिंपल यहाँ पे पूछा गया। एक रिलेशन बस दे दिया गया है कि टेम्परेचर जो कॉपर वायर का, यानी कि जब हम लोग मोटर को चलाने के बाद उसको बंद कर दिए, बंद करने के बाद रेजिस्टेंस देखो बढ़ गया, तो बोला टेम्परेचर कितना होगा वो बताइए। तो एक मेरा यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया है। रिलेशन क्या है, दैट RT इक्वल टू R0, ठीक है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस 0.004, राइट। अब देखो जब भी इस तरह का रिलेशन देगा ना तो आपको बिल्कुल भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। आपको क्या करना है, R1 और T1 एक यहाँ से आ गया, एक केस आ गया, और R2 एंड T2 दो आ गया। तो पहले आप एक बार पुट करो यहाँ वैल्यू R1 का T1 का, तब देखो क्या वैल्यू निकलता है कुछ, और फिर सेकंड बारी देखो, आराम से ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर जाओगे। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो केस 1 है इसको मैं केस 1 मान लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। यानी कि R1 एंड T1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन पे। तो इसको मैं इस इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसमें मैं पुट करता हूँ R1 एंड T1। तो R1 कितना है मेरा 100 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा भाई 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू R0 तो मुझे पता है नहीं R0। अब बात करेंगे 1, तो 1 का 1 ही आएगा, प्लस 0.1 सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है रिलेशन में लास्ट में ना यहाँ पे T होगा, ठीक है, 0.004 T होने वाला है, ठीक है, क्या होगा 40 होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ रिलेशन छूटा है, दैट यहाँ पे TV होने वाला है। अब सही है, तो मैं क्या कर रहा था 0.004 इंटू टेम्परेचर मेरा T1 कितना है, क्योंकि अभी हम लोग R1 और T1 को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ मैं पुट करूँगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसका कैलकुलेट करूँगा, तो जैसा आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो R0 इक्वल टू मैं बता देता हूँ आएगा 90.25, कितना आएगा
90.25। अब क्या करना है, अब आप केस 2 का वैल्यू पुट करो। केस 2 किसको माने हैं, केस 2 में मेरा R2 क्या है और T2 तो मुझे फाइंड करना है। तो बस उसको वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली R0 मुझे मिल गया, R2 मुझे मिल गया, तो T2 वहाँ से मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, R2 मेरा कितना 120, तो नाउ फिर से इक्वेशन 1 में ही R2 और T2 वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इज इक्वल टू R0 इक्वल टू कितना निकालें 90.25, तो मतलब 90.25 ब्रैकेट में है 0.004 इंटू टी तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा T2। दैट्स इट। यहाँ से सिर्फ मेरा एक ही अननोन है, दैट इज योर T2। तो बस यहाँ से मुझे T2 फाइंड करेंगे। T2 जो आप लोग को मिलने वाला है, कैलकुलेट करिएगा कैलसी का यूज़ करके, तो यू विल गेट 82.5 डिग्री सेल्सियस। 82.5 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। मतलब एक बार ही हम लोग चेक किए वाइंडिंग का, जब मोटर चल रहा था उस टाइम पे चेक किए तो रेजिस्टेंस मिला मेरा 100 एंड टेम्परेचर मिला 27। फिर मोटर को चलाने के बाद फुल लोड में चलाने के बाद उसको बंद कर दिए, फिर रेजिस्टेंस चेक किए तो 120 हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, गर्म और हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो गर्म ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ये चीज़ मेरा बस दैट्स इट। तो क्या आपको लगा ये कोई डिफिकल्ट है? मैंने R1 T1 पता था, R2 T2 लिख दिए, एक इक्वेशन दिया गया तो उसमें वैल्यू पुट कर दिए, R1 T1 एक बार पुट कर दिया तो R0 मिल गया, सेकंड बार पुट किया आंसर आप मेरा आ गया, दैट्स इट, खत्म। तो इस तरह का आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एट न्यू टेम्परेचर स्केल। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर आप अपना टेम्परेचर स्केल बनाते हो, जैसे यहाँ पे देखो एक टेम्परेचर स्केल बना गया है, हम लोग डिग्री सेल्सियस लेते हैं, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, केल्विन लेते हैं, रैंकाइन, लेकिन ये लिया गया है स्केल का नाम लिया है P, मैंने डिग्री P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया एक न्यू टेम्परेचर स्केल है डिग्री P, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे डिग्री सेल्सियस के साथ। तो बॉइलिंग कितना है 100 डिग्री P है एंड फ्रीजिंग मेरा कितना है 300। जबकि देखो भाई साहब बॉइलिंग ज़्यादा होना चाहिए ना, जैसे 100 में बॉइलिंग, फ्रीजिंग कम में, लेकिन यहाँ पे भाई बॉइलिंग को कम रखा है, फ्रीजिंग को ज़्यादा रखा। उसका मन वो जो करे, हम बोलेंगे कि मेरा जो फ्रीज होगा ना वो 500 डिग्री आपका UTS जैसे मैंने लिया था, उत्तम टेम्परेचर स्केल में होगा UTS। एंड अगर बॉइलिंग का बात करेंगे, ये तो फ्रीज हुआ, बॉइलिंग और ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ना, तो मैं लेकिन बोलूँगा नहीं, बॉइलिंग हो रहा है मेरा 1 डिग्री UTS में, तो आप मेरा मन, हम कुछ भी ले ले, तो वही यहाँ पे देखो लिया गया, ठीक है। आगे के क्या बोला गया है, फाइंड दी रीडिंग कोरस्पॉन्डिंग टू दी डिग्री P इन सेल्सियस। तो बोला कि 0 डिग्री P में सेल्सियस स्केल में कितना होगा, तो दैट्स इट, हमको उसको कंपेयर करके निकाल लेना है। अब इसमें भी देखो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो, बिल्कुल भी पहली बात तो हड़बड़ाना नहीं है। पहले देखो जो चीज़ दिया गया ना उसको लिखो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक दिया है मेरा स्केल है डिग्री P और एक मेरा होता है डिग्री C, मतलब डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यहाँ पे P का कोई नाम नहीं गया तो डिग्री P लेके चलते, ये दो डिग्री सेल्सियस मुझे पता है। एंड इसका अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसका, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग बोला गया है, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग स्टीम पॉइंट, एक सेकंड थोड़ा पीछे लिखना पड़ेगा, स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग का बात कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा क्या, आइस पॉइंट। मतलब इस बुक में, मतलब क्वेश्चन पे क्या कहा गया, स्टीम को बोला गया यहाँ पे बॉइलिंग एंड आइस को कहा गया फ्रीजिंग, तो बात एक ही है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया था कि स्टीम पॉइंट मेरा डिग्री P में कितना दिया गया था भाई, स्टीम का बात करेंगे तो स्टीम यानी कि बॉइलिंग दिया गया था 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री P। लेकिन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है मेरा बॉइलिंग, तो यू नो दैट मेरा 100 ही होता है, राइट। फिर आइस पॉइंट का बात करेंगे, आइस यानी फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग कितना दिया गया 300, मतलब 300 डिग्री P में ये मेरा क्या करता है, फ्रीज करता है। लेकिन हम लोग को पता है कि डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस। पहले तो आप ये लिख लेना, ये लिख दिए, कंपेयर हो गया मेरा, अच्छा ठीक है। अब सिंपल न्यू स्केल, यहाँ लिखूंगा मैं न्यू स्केल। न्यू स्केल क्या है मेरा, P है, तो ये बोला कि न्यू स्केल में जो 0 डिग्री P होगा वो मेरा डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा गया ना, कि मेरा जो न्यू स्केल में 0 डिग्री P है
वो मेरा डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो उसको हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूँगा रिलेशन। वो रिलेशन को हमेशा आपको यूज करना। अगर क्वेश्चन पे रिलेशन दिया है तब तो अच्छी बात है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में दिया गया था एक रिलेशन, ये दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिलेशन नहीं होगा तो आपको एक रिलेशन जो है वो लिखना, और यही रिलेशन बार बार लिखिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दी रिलेशन या फिर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, न्यू स्केल डिग्री पी एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में। और वो क्या रहेगा, ये बेसिकली एक लीनियर रिलेशनशिप है, एक लीनियर रिलेशनशिप है जो कि हमेशा आपको मान के चलना। और वो होगा डिग्री पी मतलब न्यू स्केल का इज इक्वल टू आ जाएगा ए डिग्री सी प्लस बी। ये आपको हमेशा मान के चलना है, ये क्या करना है, हमेशा आपको मान के चलना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे आइस पॉइंट पहला है या स्टीम पॉइंट पहला है तो किसी को भी पहले वैल्यू पुट कर दो। तो मैं लेके चलता हूँ, मान लो आइस पॉइंट को फर्स्ट मैंने यहाँ कंडीशन माना आइस पॉइंट। आप किसी भी लेके चलो, इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन माना, ठीक है, और इसको सेकंड, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे उस तरह करके, बस सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ आइस पॉइंट के, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया भाई, पी में यहाँ पे 300 है, तो पहले बात तो यहाँ में मैं 300 वैल्यू पुट करूँगा। अच्छा एक सेकंड, लिखूंगा एट आइस पॉइंट। तो पी के जगह में 300, ये यहाँ ये 300 आ गया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू ए के जगह में ए ही पुट करेंगे, और ये मेरा एक सेकंड ए डिग्री सेल्सियस था, ए सी मतलब डिग्री सेल्सियस है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है, पी डिग्री पी इज इक्वल टू ए डिग्री सेल्सियस प्लस बी। तो ए तो आपका कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, हम लोग इसको माने हैं ना पहला डिग्री सेल्सियस, तो 0 ही होगा, तो मैं यहाँ पे 0 ही पुट करूँगा इंटू 0 और प्लस बी। तो क्या यहाँ आ गया, यहाँ पे बी इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 300, ठीक है। तो बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया, बी का वैल्यू मिला। अब हम लोग सेकंड कंडीशन यानी कि स्टीम पॉइंट को लेकर चलेंगे, उसमें वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड कंडीशन, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। सेकंड कंडीशन, यानी कि एट स्टीम पॉइंट क्या था, सबसे पहले डिग्री पी, और डिग्री पी स्टीम में कितना था, एक सेकंड, डिग्री पी स्टीम में हम लोग सेकंड इसको लेके चले हैं, तो डिग्री पी मेरा 100 है, ठीक है। तो 100 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, इज इक्वल टू मेरा क्या था, इज इक्वल टू इक्वेशन देखिए ए डिग्री सेल्सियस, तो ए का ए वैल्यू पुट होगा, इज इक्वल टू ए यहाँ पुट होगा, और डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस देखो 100 होता है, 100 होता है डिग्री सेल्सियस, 100 होता है क्योंकि स्टीम पॉइंट को लेकर चले हैं, तो 100 यहाँ करेंगे हम लोग, है ना, क्या करेंगे इंटू 100, और प्लस क्या था, प्लस यहाँ था बी, और बी अभी जस्ट वैल्यू हम लोग निकाला 300, तो बी के जगह में हम लोग 300 वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 300 वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 300, प्लस क्या किए हम लोग यहाँ पे 300 वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा a इंटू 300, ठीक है, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे आपका ओके। तो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे गड़बड़ करा का, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या, हाँ बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, 300 को इधर ले जाइए, तो आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 300 इज इक्वल टू 100A, तो यहाँ जाएगा मेरा माइनस 200 इज इक्वल टू 100A, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि मेरा क्या निकला a इक्वल टू -2 निकला। मुझे लग रहा था माइनस वैल्यू आएगा तो कोई गड़बड़ होगा क्या, नहीं, -2 आ रहा तो आ रहा, ठीक है। a का वैल्यू मुझे मिल गया,
एंड बी का भी वैल्यू मुझे मिल गया। अब इन दोनों का वैल्यू अगर मिल गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो बस दैट्स इट, आ गया आपका आंसर यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू क्या था मेरा, एक सेकंड देख लेते हैं, A डिग्री सेल्सियस और A के जगह में कितना है -2 आया, तो मतलब -2 डिग्री सेल्सियस और प्लस क्या है मेरा B है, और B के जगह में कितना आया था 300 आया था, तो प्लस आ गया मेरा 300, ठीक है, ओके। एंड P जो P के जगह में क्या मान के चला था, चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि बताइए P मतलब 0 डिग्री P में क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे उसको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, P के जगह में 0 पुट कर दिए, इज इक्वल टू -2, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 300। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 300 को हम लोग उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा -300 इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस से ख़त्म, और यहाँ से 2 से कटेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस कितना निकला मेरा 150। ये हो गया मेरा आंसर। मतलब 0 डिग्री P है ना, एक सेकंड, 0 डिग्री P इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे ये चीज़ मुझे पता चला, ठीक है। यानी वो स्केल जो 0 डिग्री P माना था, अगर उसको सेल्सियस में देखेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, समझ आया। तो ये 2 था जो कि इजी था। अब यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट वाला हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, 2 मेरा सेल्सियस थर्मोमीटर है, 2 मेरा क्या है सेल्सियस थर्मोमीटर है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, ओके। विथ टेम्परेचर रिगार्डिंग टी एंड टी बी एग्री एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अच्छा, जब भी यहाँ पे एग्री का बात करा गया ना, एग्री बोला गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि वो दोनों टी ए इक्वल टू टी बी है, ठीक है, टी ए इक्वल टू टी बी है आइस पॉइंट पे और आपका स्टीम पॉइंट पे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि जब भी एग्री बोलेगा इसका मतलब टी एंड टी बी सेम है दोनों का, है ना। फिर कहा गया बट एल्सवेयर दे आर रिलेटेड टू, एक रिलेशन से दिया गया टी ए इक्वल टू पी प्लस क्यू टी बी प्लस आर टी बी स्क्वायर, जहाँ पे पी क्यू एंड आर जो है दीज आर कॉन्स्टेंट, वो सभी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट है, वो सभी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट है, ओके। फिर कहा गया गिवन व्हेन थर्मोमीटर आर इमर्ज इन ऑयल बाथ, जब इमर्ज कर देते हैं हम लोग ऑयल बाथ में थर्मोमीटर को, ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि टी ए इक्वल टू 51 डिग्री सेल्सियस मिलता है, टी बी इक्वल टू 50 मिलता है। तो सो कर रहा है, तो डिटरमाइन करना है टी ए डैश इफ टी वी डैश इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर चेंज जो हुआ वो आपको फाइंड करना है। अगर टी वी दिया है तो टी ए कितना हुआ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट आइस पॉइंट, एक सेकंड सॉल्यूशन लिखो, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। एंड ये बोला था कि टी एंड टी वी एग्री एट आइस पॉइंट एंड की स्टीम पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में टी और टी बी दोनों जो थर्मोमीटर है वो एग्री कर रहा है, एक दूसरे के बराबर है। तो आइस पॉइंट क्या हो गया टी एंड टी बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा एट आइट पॉइंट्स में टी ए इज इक्वल टू टी बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर लेके चलते, क्योंकि यहाँ पहले बोला गया सेल्सियस थर्मोमीटर है और सेल्सियस थर्मोमीटर में आइस पॉइंट मेरा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एंड आगे अगर स्टीम पॉइंट का बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे सेल्सियस ही है, तो सेल्सियस में क्या होता है स्टीम पॉइंट 100 हो जाता है, तो फिर से यहाँ पे होगा टी ए इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बोला गया एग्री कर रहा है, ठीक है, आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट में दोनों सेम है। आइस और स्टीम पॉइंट में जितना इसका है उतना इसका है, क्योंकि दोनों मेरा सेल्सियस थर्मोमीटर है, इतना हो गया। और एक मेरा रिलेशन यहाँ दिया है, और वो रिलेशन मेरा क्या बोलता है कि टी ए इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस टी बी प्लस
आर कैपिटल है, हम लोग छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरा कांस्टेंट ही है। तो टी बी का स्क्वायर, ये मेरा एक रिलेशन कुछ भी बना के दे सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बस दिखने में लगता है, इजी बन जाता है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपको क्या समझाए थे, एक बार आइस पॉइंट का वैल्यू पुट करो, एक बार स्टीम पॉइंट का वैल्यू पुट करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले एट आइस पॉइंट, एक सेकेंड, तो जब मैं आइस पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो टी ए इक्वल टू मेरा जीरो था, आइस पॉइंट वैल्यू पुट कर रहा है, ठीक है, तो जीरो है, तो यहाँ आ गया जीरो इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट, टी वी 100 है तो 100 यहाँ पुट कर देंगे, प्लस आर और टी वी फिर 100 है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ टी इक्वल टू टी वी है, टी वी स्क्वायर है, राइट, तो टी वी स्क्वायर, तो एक सेकंड, टी वी आइस पॉइंट का बात करा गया, नहीं इसका बात करा गया, तो जीरो ही वैल्यू पुट होगा ना, यहाँ 100 मैंने क्यों कर दिया, चाहे टी ए रहे या टी वी रहे, वैल्यू तो हम लोग आइस का ही बात करेंगे ना, तो टी ए रहे या टी वी रहे वो तो जीरो है, एग्री किया गया था ना, मैं वो चीज़ भूल गया था, एग्री, तो ये भी जीरो, फिर टी वी में भी जीरो, तो घुमा फिरा के मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि दैट अगर मैं बात करूँगा तो ये जीरो हो गया, ये भी आपका क्यू इंटू है यहाँ पे, एक सेकंड, क्या मैंने यहाँ कुछ गलत, हाँ ये इंटू है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्यू इंटू टी वी था, क्यू इंटू है, ठीक है, क्यू के साथ इंटू यहाँ पे है, तो क्यू इंटू टी वी, तो क्यू भी जीरो हो गया, मतलब जीरो इक्वल टू पी प्लस जीरो एंड प्लस जीरो, तो यानी कि पी इक्वल टू जीरो निकला, ठीक है। अब फटाफट हम लोग स्टीम पॉइंट निकालते हैं, एट स्टीम पॉइंट में क्या है, 100 100 दोनों है, तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग को नीचे लिखने का जरूरत था, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर से इसी इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यही मेरा कांस्टेंट है, इसको बार बार हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग एक मान लेते हैं, तो आ जाएगा मेरा क्या 100 इक्वल टू पी, मेरा तो अभी जस्ट जीरो आया ना, तो पी के जगह में जीरो वैल्यू पुट कर दो, क्यों मुझे पता नहीं है, इंटू टी वी फिर से 100 ही है, फिर प्लस आर मुझे नहीं पता है, फिर टी वी 100 ही है, तो 100 का होल स्क्वायर, इतना आ गया, अच्छा ठीक है। तो अगर इसको मैं करूँगा तो 100 इंटू क्यू इंटू 100 और आर इंटू 100, तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू कितना, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, दैट 1 इज इक्वल टू क्यू प्लस 100 आर। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा मेरा क्यू, ये क्यू है याद रखिएगा, 9 नहीं है, ठीक है, ये सब का सब मेरा क्यू है, तो क्यू प्लस आ जाएगा मेरा 100 आर, ये आ जाएगा मेरा, और यहाँ से अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या निकलेगा, Q इक्वल टू आ जाएगा मेरा, उधर ले जाएंगे यानी कि 100 माइनस 100 आर, 100 माइनस 100 आर, तो यहाँ पे मेरा पी एन क्यू का वैल्यू आ गया, ये मेरा P का वैल्यू आ गया, ये मेरा Q का वैल्यू आ गया, पी एन क्यू का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब ये बोला गया था कि जब हम लोग दोनों थर्मोमीटर को ऑयल बाथ में इमर्ज करते हैं तो टी ए इक्वल टू कुछ वैल्यू निकला था, टी बी इक्वल टू कुछ वैल्यू निकला था, ठीक है, तो यहाँ से और एक मेरा गिवन दिया गया था दैट टी ए इज इक्वल टू 51 डिग्री सेल्सियस एंड टी वी इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, जब इसको ऑयल बाथ में इमर्ज किया गया था, व्हेन इमर्ज इन ऑयल बाथ, इन ऑयल बाथ, जब ऑयल बाथ में गिराया था, तो इसको हम लोग और एक मानेंगे क्योंकि यहाँ पे P Q और R तीन मेरा अननोन है, तो P मुझे पता चल गया, Q मुझे पता चल गया, अभी R नहीं पता चला, तो R के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम टी ए इज इक्वल टू 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड टी वी इक्वल टू कितना था, 50 था, 50 डिग्री सेल्सियस, इसका यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। तो फिर से मेरा इक्वेशन क्या था, टी ए, तो टी ए यहाँ पे कितना है, 51 है, तो मैं लिखूँगा 51 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू टी वी, तो क्यू का तो मेरा वैल्यू यहाँ पे क्यू ही रख देते हैं, ठीक है, एक सेकंड, इस इक्वेशन जो यहाँ पे था ना, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, एकदम प्यार प्यार से हम लोग को समझना है
क्योंकि आप लोग को समझाना कोई भी चीज़, ताकि अभी हम लोग को सीखना है ना, अभी हम लोग को फास्ट नहीं जाना। एक बार आप समझ गए फिर फटाफट आप लोग तो बनाते रहिएगा, अभी तो हमको मुझे समझाना एक एक चीज़, ठीक है। तो देखो टी ए इक्वल टू मेरा 51 था, 51 वैल्यू पुट कर इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे पी मुझे नहीं पता है अभी, क्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आर निकालना है। पी क्यू हो गया इंटू टी वी मेरा यहाँ पे 50 है तो 50 आ गया, प्लस आर और यहाँ पे टी वी कितना है मेरा 50 है, इंटू 50 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो यू विल गेट 51 इज इक्वल टू, ठीक है, 51 इज इक्वल टू, यहाँ पे पी एन क्यू का वैल्यू आप पुट कर लो, क्योंकि जब तक पी एन क्यू का वैल्यू पुट नहीं करोगे ना तो आपको यहाँ पे आर का वैल्यू मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है कि पी का वैल्यू तो पहली बात तो जीरो आया था, पी का वैल्यू यहाँ पे जीरो आया था, तो पी का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। तो जीरो आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 50 क्यू, और प्लस आ जाएगा 500 का, चलो लिख ही देते हैं अभी यही आर। तो 51 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया क्या मेरा, और क्यू का भी वैल्यू पुट कर लो। क्यू इक्वल टू क्या था माय डियर स्टूडेंट, क्यू इक्वल टू था मेरा 1 माइनस 100 आर, 1 माइनस 100 आर। तो यहाँ जाएगा मेरा 1 माइनस 100 आर प्लस 50 होल स्क्वायर का आर। अब देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, चलो और एक लाइन सोल्यूशन कर ही देते हैं। यहाँ 50 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 50 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5000 आर, प्लस आ जाएगा मेरा 50 का करेंगे 25 एंड डबल जीरो, ठीक है, आर। इतना हो गया, ओके। अब यहाँ पे सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ 5000 है, यहाँ पे आपका हो गया 2500 हो गया, इससे घटेगा तो 2500 बचेगा, है ना। और ये 50 को इधर ले आ जाएंगे, जैसे करेंगे 50 51 माइनस 50 इज इक्वल टू 5000 में 2500 गया तो माइनस यहाँ पे 2500 बना, बचा आर, ठीक है। और यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू माइनस 2500 आर, यानी कि आर इक्वल टू क्या निकला 1 माइनस 2500, ये, ठीक है। इतना हो गया मेरा, चलिए। तो मेरा P निकल गया, Q निकल गया, R निकल गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली क्या करना है, इसका वैल्यू को आपको पुट कर देना है, इसका वैल्यू को आपको पुट कर देना है, और यहाँ से आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। इसको आप एक चीज़ कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे ना तो R इक्वल टू क्या निकलेगा मैं बता रहा हूँ, ये निकलेगा आपका -4 इंटू 10⁻⁻4। ये भी आप कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, नहीं तो ये भी यूज़ करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलो। अब यही इक्वेशन फिर से यहाँ पे लूँगा, और अच्छा ये तो कॉपी हो ही जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है, यही। अब इसी इक्वेशन में सब का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, P का, Q का एंड R का। क्या क्या निकला एक बार लिख लेते हैं। P इक्वल टू मेरा आया था 0, Q इक्वल टू मेरा आया था क्या, दैट इज 1 माइनस 100 R, ठीक है, ये P का वैल्यू था, ये Q का वैल्यू था, एंड R इक्वल टू क्या निकला मेरा -4 इंटू 10⁻⁻4, ये मेरा मिला, ठीक है। वैल्यू पुट करो फटाफट यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, यहाँ बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ P, Q एंड R इन इक्वेशन 1। तो आ जाएगा TA इज इक्वल टू P का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, प्लस Q का वैल्यू। अच्छा हाँ, अगर एक सेकंड, यहाँ पे बेसिकली जो R बेसिकली आया है ना, देखो मेरी बात समझो, अच्छा ठीक है, यहीं बता देंगे। तो यहाँ पे P हो गया, फिर Q का बात करेंगे, तो Q याद करो मेरा, Q जो 1 माइनस 100 R था ना, R का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तब तो यहाँ पे और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें R के वैल्यू आया ना, तो इससे पहले हम लोग देखो P जो Q था ना वो R के वैल्यू में आया था, Q इक्वल टू मेरा था 1 माइनस 100 R, तो R का वैल्यू पुट करके P का पूरा फाइनल निकाल देते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1 माइनस 100 R था, क्या था यहाँ पे Q इक्वल टू 1 माइनस 100 R, तो R के जगह में वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट 1 माइनस 100 इंटू -4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स Q इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 100
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। इट मीन्स यहाँ पे अगर कैलकुलेट करिएगा यू विल गेट 0.4, 1.4 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, 1.04 आया, ये आया Q इक्वल टू 1.04। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1.04 डायरेक्ट Q इक्वल टू कितना बोल सकता हूँ 1.04। बस कैलकुलेशन ही डिफ़िकल्ट है, 1.04। बस अब यहाँ पे वैल्यू अब अच्छी और तरह से वैल्यू पुट होगा। Q P का वैल्यू हो गया मेरा 0, Q का वैल्यू हो गया 1.04 है ना TV। एंड प्लस का बात करेंगे तो ये माइनस में है ना, तो माइनस आ जाएगा, माइनस R का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 TV का स्क्वायर, राइट। चलिए इतना हो गया। अब बारी आता TN/TV का। तो TN/TV भी मुझे पता है, तो फटाफट पुट कर देते हैं। तो क्या जगह यहाँ पे भाई, अच्छा एक सेकंड, हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था, हाँ, तो अब बोला गया था कि अगर हम लोग फिर से चेक कर उसका टेम्परेचर निकालने के बाद मान लो, तो पता चलता है कि TV का वैल्यू है 25, तो TA का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो TV का वैल्यू कितना बोला 25, तो TA का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, TA का वैल्यू फाइंड करना है। तो TA इज इक्वल टू 0 प्लस 1.04, TV इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25। अब इसको आपको कर दीजिएगा कैलकुलेट, तो यू विल गेट 25.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। समझ आया कि नहीं। तो ये कुछ था जीरोथ लॉ से रिलेटेड, यानी टेम्परेचर। जीरोथ लॉ तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर जीरोथ लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग जो कल का क्लास देखने वाला है ना, यानी कि जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास मिलने वाला है, वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ को। हम लोग का ये जो 5 लेक्चर कंप्लीट था, 4 लेक्चर आपका थ्योरी था एंड इस वाले में न्यूमेरिकल डिस्कस किए। ये हम लोग का था बेसिक गैस लॉ एंड जीरोथ लॉ, ये देखें। अब हम लोग फर्स्ट लॉ देखेंगे। अब फर्स्ट लॉ में कुछ आएगा लेक्चर आपका, फिर हम लोग सेकंड लॉ देखेंगे, और उस तरह करके आप लोग का थर्मोडाइनमिक्स चलते रहेगा। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।